हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप की। स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होते हैं, कैसे ये एक नेशन के हार्मोनी को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि एज ए बीइंग फेडरल, जो हमारा स्टेट है, फेडरल है हमारा कंट्री, और इसलिए इसमें डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के अपने अपने पावर हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कंट्री है वो फेडरल है। तो इसको चलाने के लिए दोनों के बीच में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिलेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा आपस में, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये भी है कि अगर स्टेट को अपने पावर दिए गए हैं, सेंटर को अपने पावर दिए हैं, फिर भी स्टेट को इतना पावर नहीं दिया गया है कि वो अपने मनमर्जी से कुछ भी करे। कुछ सर्टेन कंडीशन में उसके पास ये पावर है कि वो इस ग्राउंड पे, इस सब्जेक्ट पे वो अपने लॉज बना सकता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन है। रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3 फील्ड में। कौन कौन सा है वो? एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि इसमें बस बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की, एडमिनिस्ट्रेटिव की और फाइनेंशियल की, ना कि जुडिशियल की। अब जुडिशियल की बात यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल को इंटीग्रेटेड रखा है, ना कि डिवीजन ऑफ पावर में रखा है। ये चीज़ पहले एक बार जब हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा चुका है एक बार, तो इसको भी दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखा भी हुआ है, देयर इज ए नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ इस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशियल है उसको सेंटर और स्टेट के पावर से अलग करके रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेशन को लेके कौन सा रिलेशनशिप है। तो इसमें ये बता रहा है कि शेड्यूल 7 में ये दिया हुआ है कि इनके बीच में 3 लिस्ट बांटा हुआ है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट और यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसपे जो सेंटर है बस वो लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके लॉ बनाएंगे। तो याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट के पास 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट हैं। कभी कभार 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कौन से हैं और कॉन्करेंट में कौन से हैं। तो अगर यूनियन की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन से हैं जिसपे सिर्फ सेंटर लॉ बनाता है। वो है डिफेंस, आर्मी, पोर्ट, रेलवे, हाईवे, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस और एटॉमिक एनर्जी। ये कुछ बस दिए हुए हैं, ऐसे तो 100 हैं, यहाँ पे बस कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या देखिए, इसमें पब्लिक ऑर्डर पे लॉ बना सकता है स्टेट, पुलिस पे बना सकता है, पब्लिक हेल्थ है, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर है। ये एग्रीक्यूरल लिख दिया, एग्रीकल्चर है। ठीक है, फिर है लोकल गवर्नमेंट पे, थिएटर पे, गैम्बलिंग पे। तो इन सब चीज़ पे स्टेट के पास ये पावर है कि अपने लॉ बना सके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर अगर बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए जिसपे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, स्टेट भी बनाता है और सेंटर भी बनाता है। तो वो है क्रिमिनल लॉ, मैरिज, पॉपुलेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, जिसको फैमिली प्लानिंग भी करते हैं हम लोग, और फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, फिर है प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। आज के पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हो गया शेड्यूल 7 के 3 लिस्ट कि किसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट और लिए सेंटर लॉ बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, ना कि सेंटर में, यूनियन में, ना कि कॉन्करेंट में, तो ऐसे सब्जेक्ट पे हमेशा सेंटर ही अपना लॉ चलाएगा, सेंटर का पावर ही इस पर माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में अगर एजुकेशन के ऊपर कोई हमको लॉ बनाना है तो उस पर अपना सेंटर अपना बनाएगा, स्टेट अपना बनाएगा। लेकिन इस ऐसे में क्या होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ए कॉन्करेंट लिस्ट द यूनियन लॉ विल प्रिवेल। मतलब कि स्टेट के लॉ को उस टाइम हटा दिया जाएगा और यूनियन के लॉ को उस टाइम माना जाएगा। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं दिया हुआ है तो उस केस में सेंटर का लॉ चलेगा, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है तो स्टेट के लॉ को हटा के यूनियन के लॉ को वहाँ पे चलाया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, स्टेट शुड गिव अ प्रायोरिटी टू द पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, आपको अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है तो सेंटर में जो आप चला रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से ही चलाओगे। आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ज़्यादातर प्रायोरिटी आपको पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको छोटे मोटे चेंजेस ला सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपका हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ की तरफ से चलेगा। क्योंकि हम लोग जब साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़े थे उसमें कि हमारा जो स्टेट कंट्री है वो फेडरल है विथ
यूनिटरी बायस है, मतलब कि हमारा जो झुकाव है सेंटर की तरफ है। तो अगर हम स्टेट के अंदर भी लॉ अगर बनाते हैं कुछ भी, तो हमारा जो ध्यान है लॉ बनाने के पहले वो चीज़ हम पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से पहले मैच करेंगे, उसके हिसाब से अपना फिर लॉ बनाते हैं स्टेट में। ठीक है, कुछ कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो हम पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के हिसाब से चलाना पड़ता है, ना कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए पार्लियामेंट में और स्टेट में। ये यहाँ पे कह रहा है। दूसरा कह रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पेयर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको भी देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है कि ऐसा ना हो कि सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के साथ वो क्लैश कर जाए, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट दोनों में क्रिएट हो जाए। तो एग्जीक्यूटिव और लॉ दोनों को ऐसे रखना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके साथ हमारा लॉ मैच हो। उसके बाद कह रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन द मैटर ऑफ रेलवे विद इन स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस। मतलब कि अगर आपके स्टेट जैसे रेलवे तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन चलता तो स्टेट के अंदर भी है, तो इसमें ये कह रहा है कि आपका अपना लॉ है, ठीक है, अपना आप बनाइए अपना लॉ स्टेट लिस्ट के अंदर चाहे जो भी है, लेकिन जो चीज़ ऐसे हैं जो है यूनियन का लेकिन चल रहा है स्टेट के अंदर, उस टाइम जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्ट कर सकता है हमारे स्टेट को कि रेलवे के लिए आपको ये लॉ बनाना है अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, और जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम है फॉर द मिलिट्री कम्युनिकेशन उसको भी आपको ही दुरुस्त करना है। मतलब जिस स्टेट में है वो स्टेट उसको दुरुस्त करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए यूनियन सेंटर को डायरेक्टिव कर सकता है। तो हमारा जो रिलेशन है स्टेट का और सेंटर का इस तरह से चलता है ताकि दोनों में कोऑपरेटिव हो सके और कोऑर्डिनेशन हो सके आपस में, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। फिर बात करें अगर हम फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में दो चीज़ है। पहला चीज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और दूसरा ग्रैंड इन एड। मतलब कि जो सेंटर कलेक्ट करता है टैक्स और जो स्टेट कलेक्ट करता है टैक्स, इनका आपस में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेंटर कलेक्ट करता है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्टेट कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट उस टैक्स को कलेक्ट करके सेंटर को देता है और उसके बाद फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है। तो सारे स्टेट्स पहले अपना कलेक्ट करते हैं टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब सेंटर को देते हैं। फिर सेंटर क्या करता है उसको स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन कुछ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंटर अपने पास रख लेता है, और कुछ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के पास पावर होता है कि इसको आप कलेक्ट कीजिए और इसको अपने हिसाब से आप टैक्स पे इम्प्रूव कीजिए, चाहे इसको डिक्रीज़ कीजिए और अपने पास रखिए। तो अगर यहाँ देखें हम सेंटर टैक्स की बात करें तो सेंटर में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इसमें आता है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आता है कस्टम ड्यूटी टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रांजैक्शन होता है उसका टैक्स, टैक्स ऑन गुड कैरिड बाय द रेलवे, एयर एंड सीज, एंड लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू भी कौन सा, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये सारे टैक्स जो आते हैं वो सेंटर कलेक्ट करता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसमें से जो सेंटर एक्साइज टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है, ये दो सेंटर अपने पास रख लेता है, बाकी इसके अलावा जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो स्टेट्स में। लेकिन स्टेट के पास ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो वो अपने पास रखता है, ना कि वो सेंटर को देता है। तो उसमें आता है लैंड रेवेन्यू जो कि एग्रीकल्चर लैंड में है, फिर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर से होने वाले जो इनकम्स होते हैं उस पर वो टैक्स लगा सकता है। एक्साइज टैक्स है, टैक्स ऑन क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट होता है वो स्टेट के ऊपर। टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, तो ये जितने भी टैक्स हैं इस टैक्स को स्टेट कलेक्ट करता है, और सेंटर के पास जो टैक्स थे इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सेंटर एक्साइज टैक्स ये सेंटर अपने पास रख लेती है। उसके अलावा जितने भी टैक्स हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट में। तो पूरा आज का जो टॉपिक था इतना ही था, बहुत छोटा टॉपिक है ये। स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे समझ में आ गया। 3 चीज़ें बताया गया है, एक लेजिस्लेटिव में बताया गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में, एक फाइनेंशियल में बताया गया है, ठीक है। और इसमें पूरे लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाला वो ये 3 चीज़ है। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन में कौन सा आता है, स्टेट में कौन सा आता है, और कॉन्क्यूरेंट में कौन कौन से आते हैं। आपको आज के लेक्चर में बस इसको याद रखना है जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।